हेलो ऑल, वेलकम टू एप्रो एडिशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या फुल प्रोसेस है विदेश में पढ़ने जाने के लिए। तो बेसिकली इसको मैंने फुल प्रोसेस को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। फर्स्ट स्टेप, बाहर पढ़ने जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप शॉर्टलिस्ट करें आपको कौन से कोर्स, कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी कंट्री में बाहर जाना है। तो कंट्री शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, जैसे अगर आपको उस कंट्री में सेटल होना है, अगर आप पीआर के लिए सोच रहे हैं या फिर आप रिसर्च अपॉर्चुनिटी की तरफ सोच रहे हैं, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के आप कंट्री शॉर्टलिस्ट करें। उसके बाद में आपका कोर्स और आपका यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका क्या स्किल सेट है, उसके हिसाब से आप अपना कोर्स सिलेक्ट करें। यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम ये एडवाइस देते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि आप कम से कम 7 to 8 यूनिवर्सिटीज़ शॉर्टलिस्ट करें, जिनमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंकिंग रखें, कुछ आपका एवरेज रैंकिंग रखें और कुछ लो रैंकिंग रखें, ताकि आपका चांसेस टू गेट एडमिशन हाई रहे। सेकेंड स्टेप है हमारा, वो है डॉक्यूमेंट्स बनाना। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं बाहर अप्लाई करने के लिए? तो पहला है हमारा पासपोर्ट, उसके अलावा आपका 10th 12th इन दोनों की मार्कशीट्स होनी चाहिए आपके पास अगर आप अंडरग्रेड के लिए जा रहे हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके पास बैचलर्स की मार्कशीट और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। अगर आप पीएचडी या इन कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में मास्टर्स का मार्कशीट, मास्टर्स का ट्रांसक्रिप्ट, उसके अलावा थीसिस प्रपोजल एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए। उसके अंदर आपको अपना रिसर्च का क्या टॉपिक है, रिसर्च प्रपोजल क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें आप करते हैं रिसर्च, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। थर्ड स्टेप है हमारा एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के बाद में आपको लगते हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। पहला है उसके अंदर एसओपी इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। मोटिवेशन लेटर भी होता है। तो बेसिकली इन मोटिवेशन लेटर, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मीनिंग ये है कि आपको क्या मोटिवेट कर रहा है उस कंट्री में जाके पढ़ने के लिए, उस यूनिवर्सिटी और उस पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको उसमें लिखनी होती है। आपको क्या यूनिक चीज़ें हैं जो आपको लगती है आप में है, जो आप उस यूनिवर्सिटी और उस कंट्री को दे सकते हो, और बदले में वो कंट्री और वो यूनिवर्सिटी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। ये सारी चीज़ें आपको आपके मोटिवेशन लेटर में लिखनी होती हैं। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आता है जो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। इसके अंदर आपको अपने प्रोफेसर्स या अपने एम्प्लॉयर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना होता है। इसका मतलब होता है कि वो आपको बताते हैं कि वो यूनिवर्सिटी को बताते हैं कि आपने क्या क्या किया था उनके अंडर। प्रोफेसर हैं तो उनके अंडर आपने कौन से कोर्सेज लिए थे, आप उनकी क्लासेस में कैसे थे, पंक्चुअल थे, एक्टिव थे, वो सारी चीज़ें वो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में लिख के बताते हैं। अगर आप एम्प्लॉयर से ले रहे हैं तो एम्प्लॉयर भी आपको लिख के बताएंगे कि हाँ, इन्होंने ये प्रोजेक्ट लीड किया था, इसमें अच्छे थे, इनकी क्या क्वालिटीज़ थी, वो सारी चीज़ें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में होती हैं। उसके अलावा आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बेसिक रिक्वायरमेंट है बाहर पढ़ने जाने के लिए। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल सीवी भी मांग सकती है, बट वो एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट होता है। थर्ड स्टेप में हम बात करेंगे एग्ज़ाम्स की। तो क्या क्या अब्रॉड एग्ज़ाम्स होते हैं, कौन कौन से आपको लेने चाहिए, आपकी कंट्री स्पेसिफिक होते हैं ये। कुछ कंट्रीज़ ये एग्ज़ाम मांगती है, कुछ नहीं मांगती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी एग्ज़ाम मांगती हैं, कुछ नहीं मांगती। तो वो आपको पर्टिकुलरली उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा। बट जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं वो पहला होता है IELTS या TOEFL। ये दोनों एग्ज़ाम्स जो है बेसिकली इंग्लिश एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप बाहर जाके इंग्लिश में पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो IELTS और TOEFL इनमें से आपको कौन सा देना है, ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो। IELTS बेसिकली यूरोप या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इधर ज़्यादा चलता है, और TOEFL की अगर बात करें तो वो US वगैरह में ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है। इसके बाद जो एग्ज़ाम आता है वो है ACT और SAT। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अभी 12th में है और जिन्हें अभी बैचलर्स के लिए जाना है, मतलब अंडरग्रेड की पढ़ाई के लिए जाना है, उनको एग्ज़ाम लगता है लाइक ACT और SAT। ये बेसिकली US में ज़्यादा मांगते हैं। उसके बाद में एग्ज़ाम है GRE या GMAT।
तो GRE बेसिकली उन लोगों को देना होता है जो मास्टर्स करना चाहते हैं इंजीनियरिंग में या रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स में। GRE भी हर यूनिवर्सिटी और हर कंट्री नहीं मांगती है। बेसिकली ये चलता है यूरोप में चलता है, US में चलता है। अगर हम बात करें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो इधर ये एग्ज़ाम्स कम चलते हैं। GMAT जो एक एग्ज़ाम होता है वो होता है बेसिकली उन लोगों के लिए जो मैनेजमेंट कोर्सेज या बिजनेस कोर्सेज में जाना चाहते हैं। MBA हो गया, मास्टर्स इन मैनेजमेंट हो गया, मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस हो गया। इन कोर्सेज में अगर आप जाना चाहते हैं तो GMAT देखा जाता है। GMAT भी US में ही ज़्यादा देखा जाता है। दूसरी कंट्रीज़ में कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मांगती हैं, बट हाँ, आपको यूनिवर्सिटी और कंट्री की पोर्टल्स पे जाके देखना होगा कि वहाँ GMAT, GRE और ACT, SET चाहिए कि नहीं। तो ये हो गई हमारी बात अब्रॉड एग्जाम्स की। अब हम बात करते हैं फुल एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो फुल एप्लीकेशन प्रोसेस में आपने अभी सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए, आपने आपका एग्जाम्स दे दिए, टेस्ट स्कोर्स भी आपके पास आ गए। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल में जाकर आपका एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक कॉमन यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पोर्टल के थ्रू ही अपने एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करती है। जैसे जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की बात ले तो वो यूनिअसिस्ट के थ्रू अपने सारे एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करती है। ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ का अलग अलग सिस्टम है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ खुद के पोर्टल पे एक्सेप्ट करती है, कुछ बोलती है कि आप एम्बेसी के पोर्टल पे भी सबमिट करो। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ तक पहुँचने चाहिए। तो ये बहुत ही अलग अलग चीज़ें हैं जो यूनिवर्सिटीज़, कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है, इवन कोर्सेज पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहें ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपका जब तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। और इसमें अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो आपके फ्यूचर के लिए ये थोड़ी बुरी साबित हो सकती है। उसके बाद में हम लास्ट जो चीज़ है, आफ्टर आपने सब कुछ अप्लाई भी कर दिया, आपको एक्सेप्टेंस लेटर आ गया यूनिवर्सिटी से, तो हम अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसके अंदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपका यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर या ऑफर लेटर आया है। उसके अलावा हमें बहुत डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपका फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका अकोमोडेशन लेटर हो गया, आपका बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो भी कंट्री के हिसाब से डिफ़र करती है कि आपको वीज़ा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। इसमें भी अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि आपका वीज़ा लगना भी एक बहुत क्रूशियल स्टेप है आपका अब्रॉड में जाने के लिए। वीज़ा लगने के बाद में आपको एक प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन अगर लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर बेसिकली ये बताया जाता है कि आप उस कंट्री का में क्या क्या रूल्स हैं, उस कंट्री का क्या क्या कल्चर है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जिसकी लैंग्वेज अलग है, तो थोड़ा बहुत लोकल लैंग्वेज जो बेसिक वर्ड्स होते हैं वो भी सिखाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको वहाँ पर जाकर अडेप्टिव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसा कि हमने देखा कि ये जो एक फुल एडमिशन प्रोसेस है वो 2 से 3 महीने चलने वाला प्रोसेस है, और इसके अंदर बहुत छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कहीं भूल चूक ना हो जाए, इसलिए एक ट्रस्टेड पार्टनर की हेल्प लेना सही है। हमारी कंपनी एब्रो एडुशिप भी यही कोशिश रहती है कि हम सारे स्टूडेंट्स का जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस, कोर्स सिलेक्शन, कंट्री सिलेक्शन से लेकर वीज़ा तक, पूरा वीज़ा एक्सेप्टेंस तक हम पूरा स्मूथली करते हैं। तो ये हमारा पूरा फुल प्रोसेस था अब्रॉड जाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे वीडियोस अब्रॉड एजुकेशन के बारे में लाते रहेंगे।